हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो देखिए, जिस चीज़ का आपको इंतजार था सीबीएसई ने वही रिलीज कर दिया है। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है आपके लिए टर्म 2 का। ये टर्म 2 के एग्जाम कैसे होंगे, कैसा फॉर्मेट होगा, वो इन सैम्पल पेपर से हमें आसानी से अच्छे से पता लग जाएगा। तो देखिए, ये हमारा आज हम सोल्व करेंगे सोशल साइंस का सैम्पल पेपर। तो इससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। देखिए, इसका टाइम है आपको 2 आवर्स में ये सोल्व करना है। ठीक है, 2 घंटे में आपको सोल्व करना है ये पेपर, जैसा वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 14 मार्क्स। ठीक है, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 14 मार्क्स से मिलेंगे। तो अब देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ABCDE ये जो सेक्शंस का नाम है इनका। और ये जो क्वेश्चंस हैं सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब देखिए, ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए, सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में 6 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का एक है। अब देखिए, सेक्शन सी में क्या है? सेक्शन सी में 9 और 10 जो है लॉन्ग टाइप आंसर है, इनके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। और उसके बाद सेक्शन डी में 11 और 12 जो है क्वेश्चन है, ये क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अब सेक्शन ई में केवल और केवल एक क्वेश्चन है, जो कि 13 क्वेश्चन है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थे। अब देखो, ये इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो उसका यही फॉर्मेट होगा। तो चलिए देखिए, शुरू कर लेते हैं। क्या है? सेक्शन ए, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये जो है ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से लिया गया है। क्या क्वेश्चन है? हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो सिटीज से और टाउन से कैसे अनफोल्ड हुआ। तो देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा इसमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। अब क्या क्या लिखेंगे इसमें? देखिए, ये लिख देंगे, मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी मॉडल आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्या है? द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। तो ये जो मूवमेंट था वो कैसे स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे मिडिल क्लास जो लोग थे ना, वो ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट को, स्कूल को छोड़ दिया था और अपने कॉलेज को भी छोड़ दिया था। और बहुत सारे टीचर्स जो थे उनको भी रिजाइन कर दिया था उन्होंने अपने पोस्ट से। और जो लॉयर्स थे, जो वकील लोग थे, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया था। तो इस तरह से ये क्या हुआ था? अनफोल्ड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में और टाउन्स में। और जो फॉरेन गुड्स था, फॉरेन गुड्स मतलब जो बाहर से, विदेश से माल बनकर आता था, जो इंग्लैंड से लोग आते थे माल लेकर के, उनको इन्होंने क्या कर दिया था? बॉयकॉट कर दिया था। ये जो लीगर शॉप थी, मतलब जो शराब की दुकानें थी, ये भी इन्होंने बंद कर दी थी शराब पीनी वहां से। और उसके बाद जो फॉरेन क्लॉथ थे, जो विदेश से बनकर आता था कपड़ा, वो भी इन्होंने जला दिया था, उसका भी बॉयकॉट कर दिया था। तो कुछ इस तरह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो अनफोल्ड हुआ था सिटीज में और टाउन्स में इंडिया के। अब देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2 या 3 पॉइंट आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख देना इसमें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज ए ट्रेड। जो टूरिज्म है उसको ट्रेड क्यों कंसिडर्ड किया गया है? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, इसका बहुत ही अच्छा सा, बिल्कुल अच्छा सा आंसर क्या है? जो टूरिस्ट होते हैं, जो विदेश से लोग आते हैं हमारे हमारे कंट्री में, जो फॉरेन लोग आते हैं, वो क्या लेकर आते हैं हमारे अपने साथ? फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं। मतलब मान लीजिए कोई अमेरिका से आ रहा है, तो वो डॉलर लेकर आएगा, तो हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है उससे। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, है ना। वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो लोग विदेश से आते हैं, जो लोग फॉरेनर्स होते हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जो लोग उनको बेचते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता है ना। उन लोगों को, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट। तो ये 2 ही पॉइंट आपको लिख देना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। ये आपको पेज नंबर 88 पर मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप अच्छे से वहां पे पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, और ये 2 मार्क्स का है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, और ज्यादा कुछ इसमें वक्त बर्बाद अपना नहीं करना है। तो देखिए, वन पार्टी सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जहाँ पे केवल और केवल वन पार्टी को ये अलाउ है कि वो गवर्नमेंट को चला सके और कंट्रोल कर सके, या फिर इलेक्ट कर सके।
इलेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे चाइना है, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। और अब टू पार्टी सिस्टम कौन सा होता है, टू पार्टी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे दो पार्टी को ये अलाउ हो कि वे गवर्नमेंट चला सकें, रन कर सकें और कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसका मॉडल आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे से इसको लिख देना। तो ये तो सभी को आता होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था आपके सामने, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है उसका क्या रोल है हमारी कंट्री में, ये हमें अच्छे से यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो देखिए क्या आंसर लिखेंगे इसका, जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या करती है, करेंसी नोट इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारी इंडिया में। तो एक तो ये वाला पॉइंट आप लिख देंगे, ठीक है। और क्या है दूसरा पॉइंट, ये जो फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है, ठीक है, जैसे कोई बैंक कितना लोन दे रही है, कितना लोन उसने अभी तक वसूल किया है, ये सब की फंक्शनिंग को कौन देखता है, आरबीआई देखती है। और इसका एक और पॉइंट लिखना चाहें तो आप ये लिख देंगे कि जी ये जो आरबीआई है ये मॉनिटर करती है बैंकिंग को कि कितना कैश बैलेंस ये मेंटेन कर रही है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपके मनी एंड क्रेडिट से लिया गया है, पेज नंबर 40 और 48 पे इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में। तो इतना आपको समझ में आया, क्वेश्चन 4 तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो। तो देखिए इस डेटा को हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, 2015 और 2016 में जो हमारा प्रोडक्शन था किसका, स्टील का, इंडिया में कितना था, 106.60 था, ठीक है, इतना मिलियंस टन था। और इसी तरह से यहाँ पे देख लेना है ये वाला नीचे वाला क्या है, ये 2019 से 20 तक, तो ये कितना है यहाँ पे 1002.62, ठीक है। ये हमें एनालाइज कर लेना है थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द 2015 एंड 16 एंड 2019 एंड 20 डेटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019 एंड 2020। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो 2015 और 2016 था, यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी कितनी थी, 106.60 थी। लेकिन यहाँ पे कितनी बची है, ये 2019 और 2020 के सेशन में कितनी बची है यहाँ पे 102 यानी कि 102.62। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो 2019 वाला डेटा है ना, यहाँ पे ये गिरावट आई है इसमें स्टील प्रोडक्शन में। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका कोई एक रीजन हमें यहाँ पे दे देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है एक ही पूछा गया है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारा सप्लाई ऑफ एनर्जी है, जो लाइट जो है वो प्रॉपर वे में नहीं आती है, सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है वो इरेगुलर है। और ये हो सकता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, इंडस्ट्रीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इसका रीजन हो सकता है ना। और एक ये हो सकता है कि जो कोयल है लिमिटेड क्वांटिटी में वो हमें मिल रहा है, ज़्यादा कोयल नहीं है, ज़्यादा कोयल होगा तो हम और ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स इसके हो सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इसको आप अच्छे से बनाकर लिख देना। तो देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये जो हमारा प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ स्टील है इसको क्यों इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट माना जाता है। तो इसका एक क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टील प्रोडक्शन है ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि ये जो स्टील प्रोडक्ट हैं ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर हल्की सी चीज़ों में यूज़ होते हैं। जो भी मेटल होती हैं, जो भी मेटेलिक, मान लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल्स है तो उसमें भी स्टील काम में आता है। तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो स्टील इंडस्ट्री से ही लेते हैं लोग, है ना। तो इसका एक पॉइंट ये हो जाएगा कि स्टील यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये जो स्टील है वो एक एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, है ना। एक तो ये हो जाएगा पॉइंट, वैसे यहाँ पे एक ही पूछा है, अगर आप चाहें तो दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि इसको जो है एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इतना आप अच्छे से लिख देंगे, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लिया गया है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर से। तो देखिए हमने सेक्शन ए जो था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन बी की बारी है। अब सेक्शन बी को हम देखेंगे। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन। ज़्यादातर जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर क्यों डिपेंड रहते हैं, बैंक से जो क्रेडिट क्यों नहीं लेते वो, है ना, बैंक से क्रेडिट ज़्यादा क्यों नहीं लेते, ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगभग 3-4 पॉइंट आपको लिख देने हैं इसमें, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। जितने मार्क्स होने हैं इतनी आपको टाइम देना है, जितने ज़्यादा मार्क्स उतनी ज़्यादा टाइम देना है आपको।
तो देखो इसका पहला रीज़न क्या हो जाएगा, जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो बैंक हैं वो ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा बैंक्स उधर की तरफ अवेलेबल हैं ही नहीं रूरल एरियाज़ में। तो देखिए इसका पहला रीज़न क्या हो जाएगा कि ये जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है किसकी, बैंक्स की, रूरल एरियाज़ में, है ना। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बैंक जो हैं नहीं मिल पाती हैं हमको देखने के लिए। और देखिए दूसरा इसका रीज़न क्या हो जाएगा, जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, है ना, जो रूरल पीपल्स होते हैं उनके पास कोलेट्रल नहीं होती और अदर डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं हो पाता है। कोलेट्रल और अदर डॉक्यूमेंटेशन के एब्सेंस में उनको लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेना पड़ता है। फॉर्मल सेक्टर क्योंकि अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उनको कोलेट्रल मांगेगा, तो क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें होती नहीं है, कोलेट्रल होता नहीं है या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही अपना क्रेडिट लेते हैं। और देखिए इसका एक और पॉइंट ये हो सकता है कि जो मनी लेंडर्स हैं, मनी लेंडर्स मतलब जो लोग पैसा देते हैं अपना, है ना, जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, वो लोग क्या है उनको पर्सनली जानते हैं, जो पुअर पीपल्स हैं उनको पर्सनली जानते हैं मनी लेंडर्स। तो इसलिए वो सोचते हैं कि यार हम बैंक से लेने जाएंगे क्योंकि वो तो हमें ज़्यादा जानते नहीं है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से ही मनी लेंडर से ही ये लोन ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है उन पर। इसमें 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं कि ये जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, इनकी जो गांव के पीपल हैं, गांव के लोग हैं, वो क्यों इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं। तो पहला चीज़ हमने देख लिया कि यहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा चीज़ हमने देख लिया कि यहाँ पे कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं हो पाता, तो इसलिए ये मनी लेंडर्स से ही ले लेते हैं लोन। और तीसरी चीज़ देख ली हमने, ये मनी लेंडर्स को पर्सनली ज़्यादातर जानते हैं, और ये लोग जो है ना मनी लेंडर्स इनको विदाउट कोलेट्रल भी इनको लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, एक्सप्लेन। तो देखिए जिनके पास लैक ऑफ कोलेट्रल है, यानी कि जिनके पास कोलेट्रल नहीं है कुछ भी, तो इनको कैसे हेल्प करता है ये एसएचजी, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे उनको हेल्प करता है लोन लेने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए, जो लैक ऑफ कोलेट्रल है इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कैसे हेल्प करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो क्या करता है ये देखिए, तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनको टाइमली लोन्स मिल जाते हैं पीपल्स को, इनके वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए, है ना। और इनको जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम मिलता है, कम चार्ज करते हैं ये लोग। हमने मनी लेंडर्स से देखा था, मनी लेंडर्स से जो लोन ले रहे थे ये लोग, तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा था। लेकिन अगर ये किससे लेंगे, ये अगर लेंगे एसएचजी से, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम मिलता है इनको। और देखिए दूसरा रीज़न क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको छोटे छोटे लोन तो विदाउट कोलेट्रल ही मिल जाते हैं, ठीक है, बिना कोलेट्रल के ही इनको छोटे छोटे लोन जो है मिल जाते हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं रेगुलर होते हैं उनकी सेविंग्स में, अपनी जो सेविंग्स हैं वो रेगुलर करते हैं, जो कि एक मॉनिटरी हेल्प में भी इनकी मदद करता है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको मिल गया, आपको आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही इसका मॉडल आंसर है, आप इसको अच्छे से याद करके लिख लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपके मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कहा गया है हमसे, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखिए जो ट्राइबल पीजेंट्स थे हमारे, इन्होंने महात्मा गांधी के जो आइडिया था ना स्वराज का, उसको किसी और ही तरीके से इंटरप्रेट किया था और अपना पार्टिसिपेशन किया था किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अलग तरीके से किया था। तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारा एक गुडन हिल्स था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, कब, 1920 के शुरू में, ठीक है, वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, आपने इसमें पढ़ा होगा चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनके जो राइट्स थे, इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी डिनाई हो रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था, है ना। और जो अंग्रेज लोग थे इनको अपने, इनके जो लाइव स्टॉक होता था, जो इनके पशु थे उनको भी नहीं चराने देते थे जंगल में एंटर नहीं करने देते थे। तो इनको ऐसा लग रहा था यार हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्प्रेड कर दिया 1920 की शुरुआत में। लेकिन हद इतनी हो गई कि जब गवर्नमेंट ने इनको बेगार करने पर मजबूर किया, मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, ठीक है, बेगार करने पर मजबूर किया, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया फिर, है ना, क्योंकि जो पानी था वो सर से ज़्यादा गुजर चुका था, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, जो हिल पीपल थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और उनके लीडर कौन थे, उनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। ये महात्मा गांधी से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे।
लेकिन एक चीज़ में ये मतभेद रखते थे गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी तो जो थे वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, लेकिन ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये सोचते थे कि अगर इंडिया को फ्रीडम करवाना है तो वायलेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस तरह से मतलब आप चुपचाप बैठे रहेंगे, आप नॉन वायलेंस का सहारा लेकर के इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं करवा सकते। इंडिया को अगर फ्रीडम चाहिए तो वायलेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना। ये उनका थिंकिंग थी, किसकी? अल्लूरी सीताराम राजू की। इसी थिंकिंग के चलते उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने का ट्राई करने लगे, है ना। पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और क्या किया, और इन्होंने अंग्रेजों को जो है बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने वॉयलेंस का सहारा ले लिया और ये 1924 में पकड़े गए। अल्लूरी सीताराम राजू जो है 1924 में पकड़े गए और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिए गए, फांसी चढ़ा दिए गए और क्या बन गए, एक फोक हीरो बन गए। तो इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर देंगे इस वाले स्टेटमेंट को। इसका मॉडल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्क्रीन पर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या रोल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो ये इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ना। इसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, आपने शायद देख लिया होगा। तो क्या क्या रोल हो सकते हैं इनके पॉलिटिकल पार्टीज के, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, है ना। पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को रन करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी और क्या करती हैं, रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेंड देम, इनको ट्रेनिंग देती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करती हैं। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और क्या हो सकते हैं, पार्टीज सेव पब्लिक ओपिनियन, ये जो पब्लिक ओपिनियन है पार्टीज उसको शेप देती हैं। और क्या हो सकते हैं, पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी जीत नहीं पाती हैं वो रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करती हैं ना। ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। मॉडल आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें से अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो अब देखिए सेक्शन बी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन सी क्या कहता है इसको अब हम देख लेंगे। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 9, democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Support the statement with examples. ये जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है अपने ऐसी कंडीशन क्रिएट करना कि खुद इसके सपोर्ट मिल जाए, है ना। तो ये भी एक इटसेल्फ एक आउटकम है ना, ये एक इसका खुद का आउटकम है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेटमेंट को हमको सपोर्ट करना है, इसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी अपने सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो गवर्नमेंट के बारे में और इसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है इसके बारे में जान सके, समझ सके, है ना। तो पहला इसका ये हो जाएगा स्टेटमेंट। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये पीपल की खुद की गवर्नमेंट है, ये लोगों की खुद की सरकार है, क्योंकि लोगों ने ही इसको वोट लेकर वहां तक पहुंचाया है। और देखिए जो इसका थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जो सिटीजन होता है, इसमें सिटीजन जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसको एग्जामिन कर सकता है। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको उसकी प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है कोई भी सिटीजन। तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, तो ये डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पर होती है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोसीजर जो कि एस्टेब्लिश है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरीके से यहाँ पे डिसीजन को लिए जाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो 4 पॉइंट ये हो गए। और जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में आप ये लिख देंगे जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, इसमें लोगों को ये हक होता है, लोगों को ये राइट होता है कि वो अपने लीडर खुद चुन सकें। तो फिफ्थ पॉइंट ये हो जाएगा। आपको 5 ही पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा इसमें वक्त बर्बाद नहीं करना है ना, क्योंकि 5 नंबर का है ये, तो इसमें आप 5 पॉइंट लिख देना। तो इसका मॉडल आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही इसका मॉडल आंसर है, आपको यहाँ से अच्छे से देखकर लिख लेना है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो देखिए हमारी साउथ एशिया में ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है ये यहाँ पे पूछा गया है। और इसको स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है हमें एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल भी हमको देकर समझाने हैं। तो यहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर क्यों पसंद करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, है ना, ये यहाँ पे हमको बता देना है। तो क्यों पसंद करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी में ये अलाउ होता है पीपल्स को कि अपना जो लीडर है वो खुद चुन सके। तो एक तो इसलिए ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। और क्या हो सकते हैं इसके कारण, और कारण ये हो सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है यहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी है इसको एकोमोडेट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहती है, ठीक है। जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, कोई धर्म
अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की रेसेस अलग है, किसी की कास्ट अलग है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको एकोमोडेट अच्छे से कर लेती है डेमोक्रेसी। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, है ना। और क्या होता है डेमोक्रेसी में, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरी तरह से डिबेट एंड डेलिब्रेशन करके लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली ले लिया, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन और डिबेट के बाद लिया जाता है डेमोक्रेसी में। तो 3 पॉइंट ये हो गए। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो डेमोक्रेसी में क्या है, एक इंडिविजुअल को डिग्निटी मिल जाती है, यानी कि कोई भी पीपल है उसका एक मान सम्मान होता है, एक उसकी प्रतिष्ठा होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसको डिग्निटी मिल जाती है ना। तो एक पॉइंट ये हो गया। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सिटीजन को क्या मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, फ्रीडम ऑफ थॉट मिल जाती है। ये आपको इतना समझ में आया। इसका मॉडल आंसर यही होगा। ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से लिया गया है। इसका पेज नंबर है 92 पर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को कैसे तेज कर रही है, कैसे स्टिमुलेट कर रही है ना। ये आपको अच्छे से यहाँ पे एग्जामिन करके यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको देख लेते हैं पहले हम। तो देखिए इस आंसर को भी आपको पॉइंट्स में लिखना है। कैसे लिखना है, ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती जा रही है, जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है ना। तो एक पॉइंट ये बन जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी किस में हेल्प कर रही है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो रिमोट एरियाज़ हैं उनसे अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें रिमोट एरिया से कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो इसका 2 पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है इसका, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन दूर से दूर तक हम भेज सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लैंड में हैं और हम जो है इंडिया में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से एक इंसान भेजेंगे कि भाई जाओ उनकी सुनकर आओ, सर की सुनकर आओ और हमें बताओ क्या बोल रहे हो आप, है ना। ऐसा नहीं होगा ना। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ईमेल हमें सेंड कर देंगे, हमें एक मैसेज सेंड कर देंगे और हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे, ठीक है, ऐसा होएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो पैसे हैं वो बचत हो रही है। इसका जो यहाँ से यहाँ तक जाने का खर्चा था वो ज़्यादा बच गया है। तो ईमेल के आने से क्या हो गया है, ईमेल के आने से बहुत ज़्यादा हमें खर्चा नहीं झेलना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेग्लिजिबल कॉस्ट में हम कुछ भी बात कर सकते हैं। एक पॉइंट ये लिख देंगे आप, और एक पॉइंट ये लिख देंगे कि जो इन्फॉर्मेशन, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो एक इन्फॉर्मेशन ही तो हम शेयर कर रहे हैं। तो इसको भी आप इस तरह से एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लिया गया है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से, है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से ये लिया गया है। इसका पेज नंबर है 63। तो देखिए 10 क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और इसके पीपल्स पर। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का आपको मतलब तो पता ही है, जहाँ पे वर्ल्ड की इकोनॉमी जुड़ जाती है ना, तो ये क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। तो इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 पॉइंट हमें कम से कम लिखने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है हमारे यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई हैं। हमारे कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जब कम्पीट कर दी हैं एक दूसरे से, तो अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आती हैं, जिनसे क्या होता है, कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मोनोपोली है, किसी को एक ही तरह का प्रोडक्ट खरीदना है। अलग अलग कंपनीज के आने से चॉइसेस जो हैं, जो पसंद है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जिसको जैसा चाहे वो वैसा प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आने से बहुत सारी चॉइसेस बढ़ गई है ना। ये तो हमने पहले पॉइंट में देख लिया। लेकिन इससे क्या हुआ है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो पीपल्स हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो दूसरा पॉइंट ये वाला बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब अलग अलग कंपनीज हमारे यहाँ पे आएंगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो इससे क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से जो न्यू जॉब्स हैं वो क्रिएट हुई हैं हमारी कंट्री में।
और देखिए इसका एक और पॉइंट ये हो सकता है, जो लोकल कंपनीज हैं जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को, तो इनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये रॉ मटेरियल दे रही थी मल्टीनेशनल कंपनीज को, तो इनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और देखिए फिफ्थ जो इसका पॉइंट है, आप ये लिख सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यहाँ पे आया है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया है, तो ये इसका एक पॉइंट हो सकता है। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का एक और पार्ट था जो कि हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से, पेज नंबर है इसका 66। तो देखिए अभी तक हमने सेक्शन सी को जो है अच्छे से देख लिया है, और अब बारी आती है सेक्शन डी की। अब सेक्शन डी में क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, पहले आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आपके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे उठा के दे दिया गया है, और फिर उसके नीचे यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये जो पैराग्राफ ये गांधी जी के सत्याग्रह के ऊपर दिया गया है ना, गांधी जी के सत्याग्रह पर बेस्ड है ये पैराग्राफ आपका पूरा। तो इसी से रिलेटेड नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, वाई डिड गांधी जी कंसिडर्ड नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्म, है ना, गांधी जी ने इसको सुप्रीम धर्म क्यों माना है नॉन वायलेंस को। तो इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में, कि ये जो सत्याग्रह है कोई पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई ऐसा वेपन नहीं है कि जिसको जो वीक लोग हैं ना, जो कमज़ोर लोग हैं वही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्बल लोग, जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, ज़्यादा शक्ति नहीं है, वही इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, सत्याग्रह का, है ना। ऐसा नहीं है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पावरफुल है ना, जो पावरफुल लोग हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, सत्याग्रह का यूज़ कर सकते हैं। और ये सत्याग्रह जो है ये किसकी पावर है, हमारी सोल की पावर है, हमारी जो आत्मा की शक्ति है ना, वही है सत्याग्रह। तो इसमें ऐसा ही कुछ कहा गया है। और ये क्या कहा गया है, देखिए ये जो सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, मतलब कोई फिजिकली हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। ये क्या है, ये कॉन्साइंस फोर्स है, मतलब हम उसके मन को जीत ले रहे हैं, उसको ये मनवा कर कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है सत्याग्रह में, आपने अच्छे से पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में। और देखिए जो लोग सत्याग्रही होते हैं, मतलब जो लोग सत्याग्रह करते हैं, तो जो ऑपरेसर होता है, मतलब जो उन पर अत्याचार कर रहा होता है, उसको कोई भी पेन नहीं पहुंचाते हैं, है ना, कोई भी पेन नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि क्या कर लेते हैं, उसके मन को जीत लेते हैं, उसको सत्य को दिखा देते हैं, उसको सत्य को महसूस करवा देते हैं कि हाँ भाई आप गलत कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करो, है ना, हमारे ऊपर अत्याचार जो कर रहे हो आप वो गलत है, आप ऐसा ना करो। उसको कोई फोर्स नहीं करते, उसको कोई मार धाड़ नहीं करते, उसके साथ कोई पिटाई वगैरह नहीं करते हम लोग। सत्याग्रह में क्या करते हैं, उसके मन को जीत लेते हैं, उसको ये महसूस करवा देते हैं कि आप गलत कर रहे हो, सत्य को दिखा देते हैं, है ना, उसको सत्य को महसूस करवा देते हैं उसको। तो ये आप सभी को पता होगा। देखिए इसमें भी दिया है कि इट डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, वह जो ऑपरेसर है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते सत्याग्रही लोग। इसमें क्या होता है, सत्याग्रह में कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया जाता है। और जो ये सत्याग्रह है ये क्या है, प्योर सोल फोर्स है। ये क्या है, किसकी शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, शुद्ध रूप से आत्मा की शक्ति है। और ये जो सत्य है ना, सत्य मतलब जो ट्रूथ है ना, वो एक वेरी सब्सटेंस है हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, क्या है, ट्रूथ है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको सत्याग्रह। तो यही सब यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसको देखिए, अब इसको क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर्ड नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्म, गांधी जी जो है वो इसको नॉन वायलेंस को यानी कि अहिंसा को एक परम धर्म क्यों मानते हैं, सुप्रीम धर्म, सुप्रीम रिलीजन, सुप्रीम धर्म मतलब परम धर्म क्यों मानते हैं इसको। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, नॉन वायलेंस में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते, है ना, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते, जो हमारा ऑपरेसर होता है उसको भी कोई चोट नहीं पहुंचाते, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसको सच को मनवाते हैं, है ना, उसको दिखाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो इसलिए क्या है, गांधी जी को इसको सुप्रीम धर्म मानते हैं, किसको, नॉन वायलेंस को। और गांधी जी के अकॉर्डिंग जो नॉन वायलेंस है ना, जो अहिंसा है, गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस जो है किसका वेपन है, ये है किसी वीक का वेपन है, ठीक है, कोई कमजोर इंसान का क्या वेपन है, नॉन वायलेंस। क्योंकि जो कमजोर इंसान वो वायलेंस तो कर नहीं सकता, वो ज़बरदस्ती तो उसको मनवा नहीं सकता, जो ऑपरेसर है वो क्या करेगा, नॉन वायलेंस ही उसका हथियार होता है। तो इतना आप अच्छे से लिख देंगे, जैसा भी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है ये अच्छे से लिख देंगे इसको याद करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है हमारे सामने, क्या है, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलोसफी, जो गांधीयन सत्याग्रह था वो कैसे लिया गया पीपल के द्वारा, जो कि फिलोसफी में, इस वाली फिलोसफी में, सत्याग्रह की फिलोसफी में बिलीव करते थे। तो देखिए क्या किया उन्होंने, जो सत्याग्रह होते हैं ना, सत्याग्रह में क्या होता है कि हम किसी को भी पेन नहीं पहुंचाते, हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते, और किसी का भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, किसी का भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं हम।
तो इसका मॉडल आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बस इसमें 1 पॉइंट लिखना है, क्योंकि एक ही नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको 2-3 लाइनें लिख देनी है, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाई वॉज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नोवल वे टू रेसिस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस को यानी कि अन्याय को रोकने के लिए ये जो सत्याग्रह है, इसको अच्छा तरीका कैसे समझा गया है ना, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 2 मार्क्स में पूछा गया है हमसे क्वेश्चन, तो हमें लगभग 3 या 2 पॉइंट लिख देने हैं ना, मुश्किल से 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसमें ये इसलिए अच्छा तरीका माना गया है क्योंकि हम इसमें किसी को भी कोई भी चोट नहीं पहुंचाते हैं, है ना, इसमें कोई भी वॉयलेंस नहीं करते हैं, कोई भी लड़ाई दंगा फसाद हम कुछ नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट ये बन जाएगा, वन कुड विन द बैटल थ्रू ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाएगा कि कोई भी इसमें जीत सकता है अगर वो नॉन वायलेंस का सहारा ले, तो मतलब अहिंसा का सहारा लेकर कोई भी जीत सकता है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो गांधी जी थे वो हमेशा किस में विश्वास रखते थे, नॉन वायलेंस में हमेशा विश्वास रखते थे, तो ये आपका हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो ओप्रेसर है ना, ओप्रेसर से हम बस क्या करते हैं, अपील करते हैं, उसको ट्रुथ को दिखाना चाहते हैं, सत्य को मनवाना चाहते हैं ओप्रेसर को। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट भी इससे ही कुछ रिलेटेड है कि जो हमारा ओप्रेसर है उसको हम ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करो, हम उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं ट्रुथ को, हम क्या कर रहे हैं, उसको बस प्यार से बोल रहे हैं कि आप देख लो आप गलत कर रहे हो, है ना, उसको बस हम जो ट्रुथ है, जो सत्य है ना, उसको बस दिखाना चाह रहे हैं, उसको फोर्स्ड नहीं कर रहे हैं ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, उसको ज़बरदस्ती उसको मार पीट के ये फोर्स नहीं कर रहे हैं कि देखो तुमने गलत किया है, उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं हम, प्यार से बिल्कुल, है ना, उसको नॉन वायलेंस से हम बिल्कुल ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने गलत किया, आप अत्याचार जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, बस ये हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, यही इसका मॉडल आंसर होगा, यही इसी को आप याद करके अच्छे। तो देखिए उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी पैराग्राफ ही दिया हुआ है, इसमें पैराग्राफ है कुछ कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, ये कुछ इसी के ऊपर पैराग्राफ है। तो देखिए इसको छोटा छोटा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए जब से ह्यूमन जो है, ह्यूमन मतलब हम लोग जब से अर्थ पर आए हैं, तो क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन जो चेंज है, चेंज बहुत जल्दी आ रहा है कम्युनिकेशन में। पहले हम टेलीफोन पर बात करते थे, पहले लैंडलाइंस पर बात होती थी, आज देख लीजिए हम एंड्रॉइड मोबाइल से बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइम जैसे जैसे आता जा रहा है, वैसे वैसे जो हमारी पेस ऑफ डेवलपमेंट है ये चेंज होती जा रही है। और क्या हो रहा है कि जो लंबी डिस्टेंस है ना, बहुत लंबी डिस्टेंस से भी जो कम्युनिकेशन उसको छोटा बना देता है ना। अब मान लीजिए ये था इंग्लैंड, हम ये थे यहाँ पे और आप थे यहाँ पे, आप ऐसा तो है नहीं कि आप हमसे बात करने के लिए यहाँ आएंगे, बहुत सारा खर्चा करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बस एक मोबाइल से हमारा नंबर डायल करेंगे और बात कर लेंगे। तो इसने क्या कर दिया, ये जो दूरी थी ना यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस था, इसको बिल्कुल कम कर दिया है इस कम्युनिकेशन ने। अब तो ऐसे मान लीजिए हम आपके घर हैं, आप हमारे घर हैं, है ना, इस तरह की कुछ यहाँ पे टेंडेंसी बन गई है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पे, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। क्या होता है ये, देखिए मास कम्युनिकेशन होता है एंटरटेनमेंट प्लस अवेयरनेस, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक तो एंटरटेनमेंट प्लस अवेयरनेस। मास कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट करते हैं हम लोग, एंटरटेन करते हैं मतलब जो भी कम्युनिकेट करता है हमारे साथ, और क्या करते हैं उसको अवेयरनेस फैलाते हैं, हम उसको कुछ जानकारी भी देते हैं, ठीक है। तो ये होता रहता है मास कम्युनिकेशन। और पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, मान लीजिए आप हैं और हम हैं, ठीक है, ये हम हैं और ये आप हैं, यहाँ पे आप हैं और ये हम हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक फ़ोन पर बात कर रहे हैं आपके साथ और आप भी हमारे साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तीसरा कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम क्या कह देंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन, कि दो लोगों के बीच में जो बात होती है पर्सनली, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखिए मास कम्युनिकेशन के कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर आप एंटरटेनमेंट देखते हो, है ना, एंटरटेन करते हो अपने आप को, जैसे कॉमेडी देख ली, कभी कपिल शर्मा का शो देख लिया, तो इस तरह से एंटरटेनमेंट भी होता है। और क्या देते देख लेते हो आप, न्यूज़ भी देख लेते हो, इससे क्या आती है, आपको अवेयरनेस आ जाती है ना। जैसे रेडियो है, प्रेस है ना, इसमें सब में जोक्स वगैरह आते हैं, फिल्म में भी, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे न्यूज़पेपर है, तो इन सब में क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और हमारा अवेयरनेस भी आती है, हमें जनरल अवेयरनेस भी पता लगती है, हमें न्यूज़ भी पढ़ने को मिलते हैं। तो अवेयरनेस प्लस एंटरटेनमेंट क्या हो जाता है, हमारा मास कम्युनिकेशन। और जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं पर्सनली, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसको आप ये याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। देखिए इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ना, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क है पोस्टल सर्विसेज का। हमारे इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है ना। देखिए इसमें क्या होता है, लोग अपने खत लिखते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना, आपको पता होगा।
तो ये जो कार्ड्स हैं और एनवेलप्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास मेल, है ना, इसको हम फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं। सेकंड क्लास मेल्स क्या होते हैं, जो हमारे बुक पैकेट्स हैं और न्यूज़पेपर है ना, ये सब क्या होते हैं, सेकंड क्लास मेल्स होते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्लास मेल्स और सेकंड क्लास मेल्स क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है नीचे, है ना। अब देखिए ये कैसे कैसे जाते हैं जिस जिसके पास। अब मान लीजिए यहाँ से आप हमें एक खत भेज रहे हो, तो ये कैसे कैसे जा सकता है, या तो बाय लैंड जाएगा, या फिर हवाई जहाज में जाएगा, है ना, या फिर एरोप्लेन में जाएगा, या फिर हम कहीं पे सी में रहते हैं, कहीं पे अंडमान निकोबार में रहते हैं मान लीजिए, तो कैसे जाएगा, ये बाय शिप चले जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जा सकता है। और इन मेल्स की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करवाने के लिए, है ना, इन खतों को या फिर जो भी मेल्स वगैरह हैं, इनको सबको जल्दी से जल्दी पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ पे 6 मेल चैनल जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी। ये कौन कौन से हैं, एक तो राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिक चैनल, ये बहुत सारे चैनल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो देखिए ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12.1, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इसका रोल हमें पता करना है, इसका रोल क्या है इंडियन पोस्टल नेटवर्क का, ये हमें लिखना है। तो देखिए इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि यहाँ पे 1 नंबर में दिया है ये, है ना, ये 1 नंबर में दिया है, तो हमें ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए या तो 1 पॉइंट लिख देना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं, क्या क्या लिखेंगे हम। तो देखिए ये जो पोस्टल नेटवर्क था ना, पोस्टल नेटवर्क से क्या होता है, ये जो नई नई फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे जैसे हमें स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी इसने, है ना, बिजनेस पोस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, रजिस्टर्ड पोस्ट की, ऑर्डिनरी पोस्ट की, ये अलग अलग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है हमें। तो एक रोल तो ये हो गया, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और ये ऑर्डिनरी पोस्ट। तो एक तो इसका रोल ये हो गया। और देखिए दूसरा क्या है, और देखिए दूसरा रोल ये है कि कम्युनिकेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हमें इंगेज करता है हमारी कंट्री को, ठीक है। तो 2 रोल यहाँ पे ये हो गए, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही इसका मॉडल आंसर होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखिए जो भी हम आपको अच्छे से पढ़ाए थे ना अभी, वही यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन बन के कि मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंट है। तो हम आपको बता दिए थे कि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस। तो जो हमारे पॉपुलेशन है उसके बीच में क्या करता है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है और एंटरटेन भी करता है उनको। तो ये क्या हो जाता है, मास कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, प्रेस है, फिल्म्स हैं, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, मास कम्युनिकेशन के। और पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये हम हैं और ये आप हैं, और हमारे और आपके बीच में कॉल पर बात चल रही है, तो ये क्या हो रहा है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। जो 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन। इतना आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक ही मार्क्स में तो ज़्यादा इसको फालतू वक्त बर्बाद करेंगे नहीं। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। एक नेशन के लिए कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इस कम्युनिकेशन का किसी एक नेशन के लिए, किसी एक कंट्री के लिए, ये हमको यहाँ पे एनालाइज करना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको, 2-4 लाइन, ठीक है। बस 2 नंबर के लायक लिखना है आपको, फालतू वक्त बर्बाद नहीं करना है, जैसे हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर में आपको दिया है, तो 2 या 3 पॉइंट लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कम्युनिकेशन का, इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि ये आसपास के जो नेशंस हैं, हमारे आसपास के ही नहीं, जो दूर दराज के नेशंस हैं, है ना। मान लीजिए आज हम कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, और जो एक इंसान कहाँ पे बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर पाएगा, वो हमसे कनेक्ट कर पाएगा, किस चीज़ के कम्युनिकेशन के थ्रू, वो हमसे आज कांटेक्ट कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, अलग अलग नेशंस जो हैं वो कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। इससे वर्ल्ड जो है वो क्लोजर बन पाता है, इससे जो दुनिया है वो छोटी हो जाती है, मतलब दुनिया तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो दूरी है उसके बीच की वो कम हो गई है, आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आप ये लिख देंगे। और देखिए सेकंड पॉइंट आप इसका क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि ये क्या है, एक एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज का सोर्स बन जाता है ना। अब मान लीजिए अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसी कैसी वहाँ की इकोनॉमिक्स चल रही है, तो ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं, ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ के कुछ न्यूज़ चैनल और यहाँ पे हम वो न्यूज़ देख लेते हैं, तो हमें पता चल गया कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है वहाँ की। तो इससे हमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन ने हमें हेल्प की कि हम वहाँ की कंडीशन को जान पाए, हम वहाँ की नॉलेज को गेन कर पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस होता है।
तो देखिए हमने सेक्शन डी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जितने भी क्वेश्चन थे हमने सेक्शन डी के अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्या है, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दिए हैं, जो कि टर्म 2 में जितना भी मैप वर्क आ रहा है ना, उसमें कंप्लीट वहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है आपको, कंप्लीट एक वीडियो फॉर्मेट में हमने अवेलेबल करवा दिया है। तो आप चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का है, जो भी मैप वर्क में आने वाला है टर्म 2 के एग्जाम में। तो देखिए मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, 13.1 ये है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट इट्स करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए एक आपको आउटलाइन मैप मिलेगा, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वहाँ से आपको दिया जाएगा जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। तो देखिए उसमें एक इस तरह से, कुछ इस तरह से, देखिए जैसे इस मैप में दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का मैप वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या देंगे, इसमें एक पॉइंट को मार्क करके वहाँ पे ए लिख देंगे, और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देंगे इस तरह से कि ये जो ए मार्क है ना, ए मार्क, इसको आप आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे छोटी सी डिटेल दी हुई है, क्या डिटेल है, तो क्या डिटेल दी हुई है, देखिए ये है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ पे बंद करना पड़ा था। तो आपको सभी को पता है कि जो चोरी चौरा था, वहाँ पे जो मूवमेंट था वो वॉयलेट हो गया था। वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे उनको जो है आग लगा दिया था, किसने, हम लोगों ने, मतलब हिंदुस्तानियों ने, है ना, हमारे इंडियंस लोग ने वहाँ पे चोरी चौरा में क्या कर दिया था, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था। वहाँ पे जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा वॉयलेट हो गया था। तो वहाँ पे क्या करना पड़ा था गांधी जी को, ये मूवमेंट जो है वो बंद करना पड़ा था। तो आपको पता है चोरी चौरा कहाँ पे है, चोरी चौरा है यूपी में। तो आपको इसी तरह का यहाँ पे एक ए नाम का मार्क दिख जाएगा, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है चोरी चौरा, ठीक है। तो कहाँ पे आके बंद करना पड़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, चोरी चौरा में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे चोरी चौरा, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे यूपी, ठीक है। इससे इंप्रेशन हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। जो आपको मैप दिया हुआ है उसको, उस पर आपको लोकेट करना है। क्या क्या लोकेट करना है, पहली चीज लोकेट करनी है ये नामरूप थर्मल प्लांट लोकेट करना है, ठीक है, 1 नंबर का है ये। और दूसरी चीज, यानी कि अगर आप ये नहीं आ रहा आपको, तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, इसको लोकेट करना है। तो इन दोनों में से तो आपको कोई एक करना है, ठीक है। लेकिन ये जो ये है ना, इनमें से आपको ये करना ही करना है, ये वाला जो दूसरा है, ये क्या है, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको क्या करना है, लोकेट करना है आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पर। तो आपको मैप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो नामरूप थर्मल प्लांट है वो कहाँ पे है, आसाम में है। और ये जो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, ये यूपी में, आपको मार्क हुआ हुआ दिख रहा होगा। और ये जो सेकंड है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, अमृतसर में, पंजाब में। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको इसी तरह से यहाँ पे प्लॉट कर देने हैं, ठीक है। तो बस यही था, यही आपको करना था, ठीक है। और ये जो नीचे क्वेश्चन है ये आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए, ये है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो आप तो नहीं होंगे, तो ये उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सोल्व कर लिया, जो कि हमारा टर्म 2 का था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से हम समझा पाए होंगे। और देखिए कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम बेझिझक होकर कमेंट कर देना, हम आपका आंसर जो है 101% देंगे आपका आंसर। तो ये तो हमने सोल्व किया था सोशल साइंस का सैम्पल पेपर। अब जो साइंस का सैम्पल पेपर है वो भी आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, और मैथ का और जितने भी सब्जेक्ट ना, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह, सबका आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो सेक्शन में। तो एक बार जाके जरूर चेक कर लें हमारा वीडियो सेक्शन को। और देखिए आपको अगर किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो, तो हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है ना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि हम वहाँ पे सारे जो चैप्टर के नोट्स हैं वहाँ पे हम अवेलेबल करवाते हैं सभी लोगों को। तो आप इसको एक बार ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।